हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन। जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो इसको जो नाबार्ड वाला जो चैप्टर है, ये मैं आपको पहले क्लास में भी बता चुका हूँ, थोड़ा बहुत बताया था। क्योंकि नाबार्ड जो है वो एक्चुअल में क्या है, नाबार्ड देखा जाए तो ये ग्रामीण विकास, याद रखिएगा, कृषि कृषि एवं कृषि एवं ग्रामीण विकास, ठीक है। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु सर्वोच्च संस्था है। विकास हेतु क्या है, सबसे ज्यादा शीर्ष संस्था बोल सकते हैं। सर्वोच्च संस्था कौन सी है, आपका नाबार्ड है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ग्रामीण स्तर पर कृषि, याद रखिएगा, कृषि का विकास करती है। और ग्रामीण स्तर पर या बोल सकते हैं ग्राम का क्या करती है, ग्रामीण स्तर पर जितने भी आप काम कर रहे हो उसका विकास करने के लिए एक शीर्ष संस्था है, याद रखना, एक वित्तीय बैंक के रूप में काम करती है नाबार्ड। क्लियर है। तो ग्रामीण विकास किस प्रकार से, चाहे वो कुटीर हो, लघु उद्योग हो, किसी भी प्रकार से छोटे चीजों में जिसमें गांव का विकास हो सके और या कृषि का विकास हो सके, उसके लिए याद रखिएगा एक संस्था है, एक बोल सकते हैं एक संस्था है जिसका नाम क्या है, नाबार्ड है। क्लियर है। इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ दिया जाए नाबार्ड का क्या है फुल फॉर्म, तो क्या होगा, एनए का होता है नेशनल, एनए का क्या होगा नेशनल, बी का मतलब होता है बैंक, नेशनल बैंक फॉर, ए का मतलब, एन ए मतलब नेशनल, बी मतलब बैंक, ए मतलब होता है एग्रीकल्चर, क्या होगा एग्रीकल्चर। और आर का मतलब क्या होगा, आर का मतलब हो जाएगा रूरल। एंड डी का मतलब होता है, सॉरी एन नहीं है, डी का मतलब हो जाता है डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट। समझ रहे हैं। अगर आप इसका हिंदी में नाम देखेंगे तो हिंदी में हो जाएगा इसका नेशनल मतलब क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। विकास बैंक इसका नाम है किसका, नाबार्ड का, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक, तो अभी एक फिर से मैं आपको बता दूं कि ये क्या है, एक शीर्ष संस्था है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए, ठीक है। ये क्या है, नाबार्ड क्या है, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा दूं जो पुराना क्लास में बताया था। नाबार्ड क्या है, ग्रामीण विकास के लिए और कृषि के लिए सर्वोच्च संस्था के रूप में कार्य करती है। तो नाबार्ड याद रखेगा, नाबार्ड के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो क्या क्या आता है, नाबार्ड के अंतर्गत आता है, पहला है सहकारी बैंक, नाबार्ड के अंतर्गत क्या आता है, सहकारी बैंक। और दूसरा क्या आता है, भूमि विकास बैंक, दूसरा क्या है, भूमि विकास बैंक इसके अंतर्गत आता है। तो भूमि विकास बैंक क्या करता है, याद रखेगा, ये है, ये दीर्घकालीन ऋण देने का काम करती है, दीर्घकालीन ऋण देने का काम करती है, लगभग 20 साल तक का। और अगर मैं बात करूं किसका, सहकारी बैंक का, तो ये याद रखिएगा, ये अल्पकालीन ऋण देती है और मध्यकालीन ऋण, मतलब अल्पकालीन, अल्पकालीन ऋण देती है और उसके साथ साथ मध्यकालीन ऋण देने का काम करती है, ठीक है। तो याद रखिए, तो इसी सहकारी बैंक और जो भूमि विकास बैंक है यही नाबार्ड के अंतर्गत आता है। तो याद रखना, आपको आपको ये भी याद रखना है कि नाबार्ड जो है ये ऋण नहीं देती, ये ऋण प्रदान नहीं करती। जैसे आरबीआई जो है वो ऋण प्रदान नहीं करती, लेकिन आरबीआई के अंतर्गत आने वाले जितने भी वाणिज्यिक बैंक है, वो याद रखना वो क्या करती है, ऋण प्रदान करती है। लेकिन वो बैंकों का बैंक है, मतलब वो क्या है, एक प्रकार से बैंकों का हेड है जो आपको ऋण तो नहीं देता, लेकिन उसी के अंतर्गत ही सभी वाणिज्यिक बैंक जो है वो संचालित होता है। सेम उसी प्रकार से है, सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक ये ऋण देने का काम करती है, लेकिन नाबार्ड इसकी सर्वोच्च संस्था है, ये ऋण आपको नहीं देती। नाबार्ड के अंतर्गत ही सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक आते हैं। क्लियर है। अब ठीक, तो क्या क्या याद रखना है, नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु सर्वोच्च संस्था है, जो कि ऋण प्रोवाइड करने का या अल्पकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, किसी भी प्रकार का ऋण है वो आपको देने का काम नहीं करती। वो देने का काम किसका है, उसके अंदर आने वाले सहकारी बैंक या फिर भूमि विकास बैंक का। क्लियर है। ठीक, ये तो रहा आपका नाबार्ड क्या। अब समझिए इसके इतिहास की अगर मैं बात करूं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, कैसे हुई थी, तो अगर हम इसके इतिहास में जाए, एक सेकेंड, अगर मैं इसके इतिहास में जाऊं तो इसके इतिहास को अच्छे से समझिएगा। देखिए, लगभग लगभग 1979 से पहले की बात है। 1979 से पहले हमारी ग्रामीण विकास जो है, जो कृषि क्षेत्र बोल सकते हो या ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा था। तो इसी की वजह से क्या किया गया, कृषि के क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, ऐसा लिख सकते हो 1979 तक, ऐसा सॉरी 1979 से पहले तक की अगर मैं बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण व कृषि के क्षेत्र में ज्यादातर क्या हो पा रहा, नहीं हो पा रहा था, विकास जो है वो नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो इसी सब को देखते हुए कि
कृषि के क्षेत्र में भी विकास हो, ग्रामीण क्षेत्र में विकास हो, ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में कृषि कृषि क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूती मिले। इसके लिए क्या किया गया, भारत सरकार के आग्रह पर भारत सरकार क्या करती है, एक आरबीआई को बोलती है कि आप इसके लिए क्या बनाइए, योजना बनाइए। ठीक है, तो भारत सरकार किसको बोलती है, भारत सरकार किसको बोलती है, याद रखिएगा, भारत सरकार बोलती है आरबीआई को, आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक, ये बोलती है कि आप इसके लिए क्या कीजिए, आप इसके लिए एक योजना बनाइए। किसके लिए योजना, कृषि के क्षेत्र में या ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आप एक योजना बनाइए। तो इसी योजना मतलब जब आरबीआई को कहा गया इसके लिए योजना बनाने के लिए, तो आरबीआई के ही द्वारा, याद रखिए, आरबीआई के द्वारा बी शिवरमन, आई के इसके द्वारा क्या, बी शिवरमन, एक सेकेंड, बी शिवरमन जी की अध्यक्षता में, याद रखेगा, बी शिवरमन जी की अध्यक्षता में शिवरमन समिति की स्थापना की गई। इसी की अध्यक्षता में कौन सी समिति की स्थापना की गई, शिवरमन समिति की स्थापना की जाती है, कि शिवरमन समिति की स्थापना की जाएगी, समिति की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो शिवरमन समिति का संबंध किससे है, याद रखना है, तो शिवरमन समिति का संबंध है आपके नाबार्ड से संबंधित है। तो यही शिवरमन समिति जो है, इस अपना रिपोर्ट, अब ये क्वेश्चन है कि इसकी स्थापना कब होती है, शिवरमन समिति की स्थापना, तो ये है 30 मार्च को होती है, 30 मार्च 1979 को। क्लियर, क्यों, क्योंकि हमको क्या करना था, कृषि के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना था, और मजबूत बनाने के कारण ही शिवरमन समिति की स्थापना की जाती है कि आप किस प्रकार से मतलब आप जांच कीजिए और किस प्रकार से हम अपने अर्थव्यवस्था को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं। उसके लिए कब इसकी स्थापना की जाती है समिति की, 30 मार्च 1979 को इसकी स्थापना की जाती है। और इसके बाद जस्ट याद रखिएगा 7-8 महीने बाद, लगभग नवंबर 1979 को इसकी रिपोर्ट आती है। कब आती है रिपोर्ट, याद रखना है आपको, नवंबर 1979 को ही क्या आ जाती है, इनकी रिपोर्ट आ जाती है समिति की। और इसी रिपोर्ट में क्या कहा गया समझना, इसी रिपोर्ट में यह कहा गया कि क्यों ना आरबीआई की 3 संस्था को अलग कर दिया जाए, आरबीआई की ऐसी 3 संस्थाओं को अलग कर दिया जाए जो कि ग्रामीण क्षेत्र में या कृषि के क्षेत्र में वहां की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए काम करता है, उसको अलग कर दो और एक नई संस्था बना दो। समझ रहे हैं, तो इसमें यह कहा गया कि आरबीआई की 3 संस्थाएं हैं, आरबीआई की तो 3 संस्थाएं हैं, तो 3 संस्थाओं को अलग करने की जरूरत है, और अलग कर क्या बनाया जाए, एक नई संस्था बनाई जाए, और उन नई संस्था में इन तीनों संस्था को जोड़ दिया जाए। तो जो बोला गया था कि कौन कौन सी समी, या बोल सकते हैं आप, ये बोल सकते हैं कि कौन कौन सी जो 3 चीज है उसको अलग करने की बात कही गई थी। तो पहला याद रखिएगा, पहला है कृषि ऋण विभाग, जो आरबीआई के अंतर्गत आता था, कृषि ऋण विभाग, उसको अलग करने का रिकमेंडेशन दिया गया किसके द्वारा, शिवरमन समिति के द्वारा, कि आप जो कृषि के क्षेत्र में आरबीआई, इससे पहले कौन करता था इसका काम, आरबीआई करती थी। आरबीआई कृषि के संबंध में ऋण प्रदान करवाती थी, वो तो नहीं करती थी, उसके अंडर में आने वाले जितने भी वाणिज्यिक बैंक है वो, अब इस विभाग को ही अलग कर दो कहा गया। उसके अलावा याद रखना है, ग्रामीण योजना एवं ऋण वितरण, ग्रामीण योजना एवं ऋण वितरण, ग्रामीण योजना एवं ऋण वितरण, इस प्रकार की जो एक बोल सकते हैं एक संस्था थी जिसका निर्माण हुआ था, जिसका गठन हुआ था 1979 में, इसको भी अलग करने की बात कही गई। उसके अलावा एक और संस्था थी जिसका नाम था कृषि पुनर्वृत्त, जिसको आप बोलते हैं पुनर्वृत्त बोल सकते हैं, एवं ऋण विभाग। देखिए पुनर्वृत्त मतलब बार बार, जैसे मैं बात करूं, आप कभी केसीसी लोन लेने जाते हैं तो केसीसी लोन किसान के द्वारा फिर से क्या कर लिया जाता है, इसको रिन्यूअल कर दिया जाता है। ठीक है, तो कृषि के क्षेत्र में ही केसीसी लोन लिया जाता है। तो बार बार जब आप उसका ऋण को बढ़ाते हैं उसको क्या बोलते हैं, पुनर्वृत्त, अगर आप देखेंगे तो क्लियर है। तो ग्रामीण क्षेत्र में आप बोल सकते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं कि ग्रामीण योजना के लिए ऋण देने का काम करती थी आरबीआई इससे पहले, कृषि के क्षेत्र में ऋण देने का काम करती थी, कृषि के क्षेत्र में बार बार ऋण देने का काम करती थी। तो इन्हीं सब को अलग करके ये जो तीनों संस्था है इसको अलग कर दो, ये कहा गया किस समिति के द्वारा, शिवरमन समिति के द्वारा। और जैसे वो अपने रिपोर्ट में बोले थे वैसा ही हुआ। और याद रखिएगा, इन तीनों समिति को अलग कर दिया गया, और समिति को अलग करने के बाद नाबार्ड की स्थापना होती है, नाबार्ड की क्या होती है, स्थापना होती है। क्लियर है, मैं समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं, नाबार्ड की स्थापना होती है। क्लियर, नाबार्ड वही है, नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
ठीक, याद रखना। नाबार्ड की स्थापना कब होती है अगर क्वेश्चन आए तो है 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को होती है। ठीक, कहां पर है इसका मुख्यालय? तो भारत की वित्तीय राजधानी कहां पर है? मुंबई में है। याद रखिए, मैं भारत की राजधानी नहीं बोल रहा हूँ, भारत की वित्तीय राजधानी बोल रहा हूँ। ठीक है, भारत की वित्तीय राजधानी, सॉरी, भारत की वित्तीय राजधानी ऐसा नहीं लिखे, सीधा इसका मुख्यालय कहां पर है लिख लीजिए, मुख्यालय है इसका मुंबई में है। क्लियर, इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। अब यहां पर यह बात आती है, तो क्या नाबार्ड की स्थापना डायरेक्ट हो गई? ऐसा नहीं है। तो नाबार्ड की स्थापना ऐसा नहीं हुई, तो उसके लिए नाबार्ड एक्ट लाया गया था। नाबार्ड एक्ट लाया गया था संसद के द्वारा 1981 में। नाबार्ड एक्ट लाया गया था, नाबार्ड अधिनियम लाया गया था 1981 में। कहा? संसद में एक बिल लाया गया था नाबार्ड अधिनियम के नाम से, नाबार्ड विधेयक के नाम से, पारित हो गया, तो नाबार्ड अधिनियम बन गया 1981 में। और इसी के द्वारा ही 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की जाती है। बहुत अच्छे से समझिएगा। तो जब ये 1982 में इसकी स्थापना की जाती है, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना। कौन से पंचवर्षीय योजना में, कौन से पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में, छठवीं जो 5 ईयर प्लान चल रहा था उसमें नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ठीक, समझ रहा हूं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं पूरा। अब आप समझिएगा क्या था इसमें। देखिए, बहुत अच्छे से समझना ना। जिस समय ये एक्ट लाया गया, जिस समय एक्ट लाया गया नाबार्ड एक्ट 1981, उस समय यह कहा गया, उस समय ये बोला गया, जब ये एक्ट लाया, मैं एक्ट की बात कर रहा हूं, उस समय ये कहा गया कि जो नाबार्ड है, जो नाबार्ड है, नाबार्ड की पूंजी, जिसको आप बोलते हैं नाबार्ड के पास पैसा कितना रहेगा, उसी को आप इस टर्म में किस, मतलब अगर हम इस इकोनॉमी के टर्म की बात करें, तो उसको आप बोलते हैं पेडअप पूंजी या पेडअप कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप उसको? पेडअप कैपिटल। ठीक है, और कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, हिंदी में भी उसको पूंजी बोलते हैं या पेडअप पूंजी ही बोलते हैं। तो ये कहा गया कि जब नाबार्ड की स्थापना की गई 1982 में, तो जब कौन से अधिनियम के तहत? नाबार्ड एक्ट 1981 के तहत। तो इसी अधिनियम में कहा गया कि जो नाबार्ड की एक संस्था है, उसके पास कितना पैसा रहेगा? उसके पास रहेगा, उस समय की बात कर रहा हूं मैं, उस समय रहेगा 100 करोड़ रुपए। उनकी पूंजी रहेगी 100 करोड़। और इन 100 करोड़ में, इन 100 करोड़ में याद रखना 50-50% अलग अलग रहेगा। मतलब 50 करोड़ किसका रहेगा, या 50% बोल सकते हो, ये रहेगा भारत सरकार का। याद रखना, ये किसका रहेगा? भारत सरकार का। और 50% रहेगा आरबीआई का। मतलब जब नाबार्ड खोला गया, याद रखना, इससे पहले आरबीआई कृषि के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में खुद मतलब एक प्रकार से वित्तीय संस्था के रूप में काम करती थी। लेकिन नाबार्ड को जब स्थापना किया गया, तो कृषि और ग्रामीण विकास में पूरी तरीके से आरबीआई बाहर हो गया। अब उसके लिए एक अलग से शीर्ष संस्था नाबार्ड काम करती थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से क्या है, समझिएगा। देखिए, नाबार्ड के अंतर्गत किसी बैंक की स्थापना करनी है तो आरबीआई के अनुमति से ही होगा वो, क्योंकि वो बैंक खोला जा रहा है। ठीक है, समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जब नाबार्ड की स्थापना की गई थी, तो उसमें 50% शेयर किसका था? आरबीआई का था, और 50% किसका था? भारत सरकार का था। ठीक है, समझ रहे हैं। और मतलब 100 करोड़ मतलब 50 करोड़ भारत सरकार, 50 करोड़ आरबीआई। ठीक, लेकिन अब समझना, इस कैपिटल में जो 100 करोड़ का जो कैपिटल यहाँ पर बनाया गया था, किसके द्वारा? जब 1981 में अधिनियम लाया गया था, तो इसी में याद रखिएगा, इसी में सुधार किया गया। कब? 1981 में ही, 1981 में ही, याद रखना, इसमें संशोधन कर दिया गया। मतलब अधिनियम लाया गया, और अधिनियम लाया गया 81 में, अधिनियम पास होने के हो गया, और नाबार्ड की स्थापना होती है 82 में। लेकिन अधिनियम लाने के बाद उसमें संशोधन भी कर दिया गया, तो इसी को कहा जाता है नाबार्ड संशोधन। नाबार्ड संशोधन, याद रखें, नाबार्ड संशोधन एक्ट 1981, नाबार्ड संशोधन एक्ट 1981 कहा जाता है। कहने का मतलब, जो नाबार्ड एक्ट लाया गया था उसी में ही संशोधन कर दिया गया, 1981 में ही संशोधन कर दिया गया, गठन से पहले ही। और ये कहा गया कि जो इनकी पेडअप कैपिटल थी, सॉरी, जो इनकी, जो पेडअप पूंजी थी, या पेडअप जो कैपिटल थी, जो इनके पास शुरू में अमाउंट था, उसको बढ़ाकर, जो 100 करोड़ था उसको बढ़ाकर, याद रखना कितना कर दिया गया, अच्छे समझिएगा, उसको बढ़ाकर कर दिया गया था 5000 करोड़। सोचिए, 100 से सीधा कितना कर दिया गया? 5000 करोड़ कर दिया गया। और भारत सरकार का इसमें शेयर, और इसमें भारत सरकार का शेयर जो है, भारत सरकार का कितना था? अभी 50% था। भारत सरकार का जो शेयर है
वो इसमें कितना कर दिया गया, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, भारत सरकार का शेयर इसमें कर दिया गया लगभग 51% के आसपास। ठीक है, भारत सरकार का कितना कर दिया गया, 51% के आसपास इसमें शेयर कर दिया गया। कम से कम इतना ही रहेगा, कम से कम 50% भारत सरकार का इसमें शेयर जरूर रहेगा। ठीक है, ये था 1981 का संशोधन जब हुआ था। अब इसमें फिर से संशोधन किया गया, फिर से इसमें संशोधन किया गया, नाबार्ड संशोधन, नाबार्ड संशोधन एक्ट लाया गया। कब, नाबार्ड संशोधन अधिनियम एक्ट लाया गया 1917 में लाया गया, 1917 में लाया गया। और संशोधन कब हुआ, ये लाया गया था कब, 1917 में, लेकिन संशोधन कब हुआ, 1918 में संशोधन हुआ था। क्लियर, 1918 में क्या हुआ, इसका संशोधन हुआ। अब इसी में ये कहा गया कि जो 1981 में पेडअप कैपिटल कितना हो गया, 5000 करोड़ हो गया था, तो अब पेडअप कैपिटल को भी क्या कर दिया गया, पेडअप कैपिटल को भी फिर से वृद्धि कर दी गई। अब जो 5000 करोड़ था उसको भी बढ़ाकर कितना कर दिया गया, अब ये नहीं रहा, अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया था 30,000 करोड़, समझना 30,000 करोड़। तो वर्तमान में क्वेश्चन है, वर्तमान में नाबार्ड की पेडअप कैपिटल या बोल सकते हैं पेडअप कैपिटल पूंजी कितनी है, तो आपको कितना लगाना है, 30,000 करोड़ लगाना है। क्लियर है, कितना लगाना है, 30,000 करोड़ लगाना है। और इसी में यह कहा गया कि भारत सरकार का अभी कितना था, भारत सरकार की पूंजी कितनी थी, सॉरी भारत सरकार को उसमें अंश कितना था, 51% था। तो इसी में अब ये कहा गया कि भारत सरकार की जो अंश है, जिसे अभी आप पढ़े कितना था, उसमें शेयर 51% था। तो 17 में जब संशोधन किया गया तब उसमें भारत सरकार का जो शेयर है या बोल सकते हैं उसमें धारक बोल सकते हैं, वो कितना कर दिया गया, पूरा का पूरा 99% कर दिया गया। ठीक, तो क्वेश्चन है वर्तमान में नाबार्ड के अंतर्गत शेयर जो है, भारत सरकार का जो शेयर है वो कितना परसेंट है, तो 99% कर दिया गया है। ठीक, ये पूरा पूरा इतिहास है, आपको अच्छे से समझना है कि नाबार्ड आखिर कैसे काम करती, मतलब नाबार्ड के अंतर्गत किसकी कितना शेयर है, अभी कैसे काम करते बताया नहीं, नाबार्ड की स्थापना क्यों की गई थी, किस अधिनियम के तहत किया गया था, क्या जरूरत पड़ी थी नाबार्ड की स्थापना करने की, क्योंकि आरबीआई का काम कई सारा है, आरबीआई ग्रामीण और क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में विकास करने के लिए अधिक ध्यान नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से ही किसकी स्थापना की जाती है, नाबार्ड की स्थापना की जाती है, जिसका मुख्यालय कहां पर है, याद रखना मुख्यालय है उसका मुंबई में, शिवरमन समिति की बोल सकते हैं सिफारिश पर की गई थी। और उसके अलावा ये भी याद रखना है कि ये क्या है, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्रामीण विकास की एक बोल सकते हैं शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करती है। ठीक है, चल अगला है। अब अगर मैं बात करूं नाबार्ड के कार्य क्या है, तो देखिएगा नाबार्ड के कार्य में सबसे पहले आपको याद रखना क्या क्या करती है ये। देखिए, इसके अंतर्गत सहकारी बैंक आता है, इसी के अंतर्गत भूमि विकास बैंक आता है, जो क्या करती है, अल्पकालीन ऋण देती है। ठीक है, देखते हैं ना, तो मेनली ये क्या है, अगर हम बात करें तो देखिए इससे पहले आपको याद रखना है क्या है, ये एक विकास बैंक है जो किसका, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करती है। इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, एक विकास बैंक है। उसके अलावा ये एक वित्तीय बैंक है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये एक विकास बैंक है और ये एक वित्तीय बैंक है, आपको याद रखना है। ठीक, अगर चलिए हम इसके कार्य की बात करें तो याद रखिएगा ये ग्रामीण विकास काम कार्य करता है, ग्रामीण विकास की काम करेगा ना, तो ग्रामीण विकास के लिए ये क्या करती है, वित्तीय, इंपॉर्टेंट चीज है, वित्तीय विकास एवं निरीक्षण का कार्य करती है, एवं निरीक्षण का कार्य करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, कैसे, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त देती है, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त का मतलब क्या है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या करती है, पैसा देती है, अपने अधीनस्थ को, अपने बोल सकते हैं सहकारी बैंक को, भूमि विकास बैंक को क्या देती है, वित्त देने का काम करती है, उनको विकास के लिए कार्य करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, तो विकास का भी कार्य है। और ये सब काम हो रहा है कि नहीं, कि जैसे मान लीजिए उसके अंतर्गत आ रहे हैं, मान लो अपेक्स बैंक आ रहा है, उसके अंतर्गत आ रहा है सहकारी बैंक है, सहकारी बैंक कहने का मतलब केंद्रीय बैंक है जिसको आप जिला सहकारी बैंक बोलते हैं, ये सभी इसके अंतर्गत आ रहे हैं। तो जब वो किसी किसान को ऋण देती है तो क्या उसकी वसूली कर पा रही है कि नहीं, अच्छे से कार्य संचालित हो पा रहा है कि नहीं, तो इसके लिए निरीक्षण करने का भी काम करती है कौन, नाबार्ड। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके लिए निरीक्षण करने का भी कार्य करती है। क्लियर, तो वित्त देने का काम, विकास हो रहा है कि नहीं इसके लिए काम, उसके अलावा निरीक्षण का कार्य करती है कौन, आपकी नाबार्ड। क्लियर, तो दूसरा, पहला तो हुआ ग्रामीण विकास के लिए वित्त देने का काम, दूसरा आप लिख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र की जो आधारभूत संरचना है उसमें क्या करती है, उसको सुधारने का काम करती है। दूसरा आप ऐसा लिख सकते हैं
ग्रामीण क्षेत्र की, ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना, ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत संरचना में क्या करती में को या बोल सकते में विकास करने का कार्य करती है। क्लियर है, ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत संरचना में विकास करने का कार्य करती है। तीसरा इंपॉर्टेंट है, तीसरा देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, बैंक, किसी भी बैंक की बात कर रहा हूं, किसी भी बैंक की स्थापना, किसी भी बैंक की स्थापना कौन करता है, किसी भी बैंक की स्थापना करता है, याद रखना आरबीआई, ठीक। लेकिन अगर नाबार्ड को लगता है कि किसी भी कोऑपरेटिव बैंक, याद रखिएगा किसी भी कोऑपरेटिव बैंक या ग्रामीण बैंक, मैं किसकी बात कर रहा हूं, बैंक मतलब किसी भी कोऑपरेटिव बैंक, किसी भी कोऑपरेटिव बैंक की बात कर रहा हूं, वह किसी भी मैं ग्रामीण बैंक की बात करूं, किसी भी कोऑपरेटिव या किसी भी ग्रामीण बैंक की बात करूं तो उसकी स्थापना करने का अधिकार किसको है, आरबीआई को, ठीक। नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिए, जो नाबार्ड है, नाबार्ड ये बैंकों की स्थापना नहीं करती, बैंक की स्थापना करने का अधिकार इसको नहीं है, ठीक है। तो क्या है, तो याद रखना किसी भी बैंक की स्थापना करने की सिफारिश कर सकता है, सिफारिश कर सकता है, सिफारिश कर सकता है, किसको सिफारिश करेगा, याद रखना है वो भी किसको किया जा सकता है, आरबीआई को। अर्थात अगर नाबार्ड को लगता है कि किसी आरबीआई सॉरी किसी बैंक की या ग्रामीण बैंक की या किसी कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना करनी है किसी क्षेत्र में, तो उसके लिए वो आरबीआई को सिफारिश कर सकता है और आरबीआई को लगेगा तभी वहां पर बैंक की स्थापना की जाएगी। क्लियर है, ठीक। तो ये तो रहा दूसरा। तीसरा क्या, मान लीजिए एक क्षेत्र है, ऐसा इसको ऐसे लिख देता हूं, मान लीजिए कि नाबार्ड के अंतर्गत बोल सकते हैं किसी ग्रामीण में क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई कोऑपरेटिव बैंक है या किसी भी प्रकार का कोई ग्रामीण बैंक है, और ये तो रहा नाबार्ड। तो नाबार्ड को क्या शक्ति है क्या कि किसी भी बैंक में जाकर उसका निरीक्षण करने का अधिकार है क्या, बताइए है क्या उसका अधिकार, हाँ है। तो किसी भी कोऑपरेटिव बैंक, किसी भी कोऑपरेटिव बैंक व किसी भी कोऑपरेटिव बैंक व ग्रामीण बैंक में, व ग्रामीण बैंकों में, बैंकों में निरीक्षण का अधिकार, में निरीक्षण करने का अधिकार, करने का अधिकार किसको है, नाबार्ड को है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी प्रकार की ग्रामीण में जितनी भी योजनाएं आती है तो इसके लिए नाबार्ड को भी एक बार सूचित किया जाता है। नाबार्ड की याद रखिएगा क्या क्या करना है उसके लिए नाबार्ड की भी सिफारिश ली जाती है, ठीक है। तो नाबार्ड का मुख्यतः काम देखा जाए तो क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करना, ऋण प्रदान करना, वो तो क्या ऋण प्रदान करती नहीं है, अपने अधीनस्थ क्या कर सकती है, वित्तीय या विकास या निरीक्षण करवाने का कार्य करती है, ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सुधार करने का कार्य करती है, बैंकों की स्थापना करने के लिए आरबीआई को सिफारिश करती है, और साथ ही साथ जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है, ग्रामीण बैंक है, वहां पर जाकर निरीक्षण करने का कार्य करती है कौन, आरबीआई सॉरी नाबार्ड। क्लियर, ठीक, अच्छे से याद रखिएगा इसको। अब इसकी हम संरचना उसकी बात करते हैं, अगर मैं इसके संरचना की बात करूं कि किस प्रकार से इसकी संरचना है, तो देखिए इसमें एक अध्यक्ष होंगे, आप कमेंट करके बताइएगा, देखिएगा इसको मैं लिखवा नहीं रहा हूं, आपके उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कमेंट करके बताइएगा कि नाबार्ड समझिए, इसके लिए मैं एमसीक्यू लेकर भी आऊंगा, ठीक है, एक दो दिन में मैं इसके लिए एमसीक्यू लेकर भी आऊंगा नाबार्ड से रिलेटेड, क्योंकि जितना क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ाने में कुछ चीजें छूट जाती है जो कि एमसीक्यू में कवर करा लिया जाता है। आप कमेंट करके बताइए कि नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, नाबार्ड के, ठीक है, नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये आप कमेंट करके बताइए। उसके बाद रही बात इसके निदेशक बोर्ड की बात करें हम, तो ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल इतना याद रखिए कि नाबार्ड का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ठीक। उम्मीद कर रहा हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।